Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की सेकेंड डिवीजन को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आप सब जानते हैं चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। इसका जो टॉपिक आज हम लोगों ने देखना है दैट इज़ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम to the last topic, which is Newton's and Einstein's views of gravitation. So let's start. फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीडेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बहुत ज्यादा अहमियत हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल ये टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वन, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब मजे की बात ये है कि हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते थे तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता था? तब आइसोलेटेड सिस्टम वो होता था जिसमें इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स जो कोलाइड कर रहे हैं वो तो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकें, मगर सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अब यहां पे चूंकि हम बात एंगुलर मोमेंटम की कर रहे हैं तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम में फोर्स का काउंटर पार्ट, बच्चों बोलो क्या होता है? फोर्स का जो काउंटर पार्ट होता है दैट इज टॉर्क। इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिस पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? एक्सटर्नल टॉर्क दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनडीडेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इन एंगुलर momentum, for the law of conservation of angular momentum, when we talk about isolated system तो उससे क्या मुराद है? Well, for an isolated system the total angular momentum is always conserved, which means that the total angular momentum before is always equal to the total angular momentum after. इसका रिलेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, that sum of all the angular momentums it must remain constant। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखूं तो जैसे लीनियर मोमेंटम का P इज इक्वल टू mv हुआ करता था, तो बच्चों आप सब जानते हैं P की जगह यहां पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मास का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v का ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां पे आई ओमेगा द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इट मस्ट रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं, जिसे आपने याद रखना है कि एनडीडेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंगुलर मोमेंटम के हवाले से फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अभी मैंने आपसे शेयर किया आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद क्या है? इज द वन ऑन विच नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, जिस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता। तो आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मैरी गो राउंड। आप सब जानते हैं मैरी गो राउंड बच्चों का एक झूला होता है, स्कूल्स में होता है या वैसे भी होता है जो जहां पे वो गोल गोल घूमता है। 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग विच इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इसका मतलब उसकी कोई कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है और उसमें 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो स्पीड कितनी है? 20 रेडियन पर सेकेंड। नाउ इफ 5 स्टूडेंट्स, अब मजे की बात ये कि 5 स्टूडेंट उसमें से सडनली जंप आउट, मैरी गो राउंड से बाहर जंप कर दें तो क्या होगा? ये बात याद रखिएगा कि यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट, व्हिच मींस दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सब जानते हैं जनरली लिखा जाता है m r स्क्वायर। 5 स्टूडेंट्स बाहर चले गए जिसकी वजह से मास कम हो गया। अगर मास कम हुआ है तो याद रखिएगा इस प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए, यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है तो एंगुलर स्पीड ज्यादा हो गई होगी। सपोज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हुआ है तो एंगुलर स्पीड हमारे पास डबल हो जाएगी और इन दोनों का प्रोडक्ट जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखिए ऑप्शन में पहला लिखा हुआ ओमेगा विल इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जब मास डिक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा, एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी, मगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, व्हिच मींस दैट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमने जाकर इस पूरी चीज को देखा। तो लेट्स सी एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ रोटेटिंग टेबल
सम आइस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। लें जी, एक टेबल है जो रोटेट कर रहा है, सपोज करता हूं ये वो टेबल है जो कि रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे कहीं आइस मौजूद है। अब वो ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन रोटेटिंग टेबल, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। एंड आफ्टर सम टाइम आइस मेल्ट्स, आइस थोड़ी देर बाद मेल्ट करती है, तो फिर क्या होगा? ये बात याद रखिएगा, जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी बन जाएगा, पानी फैल जाएगा इस तरह से। जब पानी इस तरह से फैलेगा तो एक बात आपने याद रखनी है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब इस तरह से फैली है कि आर इंक्रीज कर गया। पहले आर यहां तक था, अब आर इंक्रीज कर गया। आप सब जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो अगर आर इंक्रीज किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया होगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज की होगी, मगर एंगुलर मोमेंटम फिर कांस्टेंट रहा होगा। तो आइए इसको दोबारा देखते हैं। बिल्कुल सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अब ऐसी हो जाएगी कि आर इंक्रीज करेगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, एंगुलर मोमेंटम अब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसे हम लोगों ने याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो इसी के एक्सप्लेनेशन के हवाले से, ऊपर वाले क्वेश्चन के हवाले से, द एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन ओवर हियर, आप इसको एक दफा रीड कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, इट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एंट्री टेस्ट में डिफरेंट फॉर्मेट्स में कई दफा रिपीट हो चुका है, और इवन इट इज अ पार्ट ऑफ आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द टेक्स्ट बुक एज वेल। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, अर्थ एज्यूम टू बी अ स्फीयर, वो कह रहे हैं सपोज कर लेते हैं अर्थ को एक स्फीयर सपोज कर लें, रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सेस विद स्पीड दैट it completes one rotation in 24 hours, one rotation in 24 hours। इसका मतलब अर्थ अपनी जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इट मेक्स डे एंड नाइट। व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा? इफ इट श्रिंक, अगर वो श्रिंक करे और उसका रेडियस बिकम्स 1/4, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो नया रेडियस होगा वो पहले वाले रेडियस का वो अगर r/4 हो जाए तो फिर इसके टाइम पीरियड पर या इसके एंगुलर स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स सी, हमारी बुक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें वो हाफ का कहता है कि इट श्रिंक्स टू हाफ ऑफ दैट, तो यहां पे हमने 1/4 की बात की है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr²। अब 2/5 तो एक कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या मास उसका चेंज हो रहा है? जी नहीं, मास तो कांस्टेंट है अर्थ का मास। रेडियस जो है वो r/4 हो रहा है, इसका मतलब नया वाला रेडियस पहले वाले रेडियस का r/4 होगा। तो यकीनन जब मैं r/4 यहां पुट करूंगा तो मेरे पास 16 डिवाइड हो जाएगा। इट मींस जो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 16 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर ये 16 टाइम्स कम हुआ है तो एंगुलर स्पीड को लाजिमन 16 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। पीछे वाले 2-3 न्यूमेरिक हमने जो एमसीक्यूज किए वहां से हमें क्लियर हो चुका है कि ऐसा ही होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 गुना कम होगा, 16 टाइम्स कम होगा, तो एंगुलर स्पीड 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होता है ये बड़े गौर से लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना। इट विल हेल्प यू आउट इन ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगुलर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसका मतलब इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बना दैट इज इनवर्स। तो इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स बड़ा है, सॉरी कम हुआ है, तो टाइम पीरियड भी 16 टाइम्स कम हो गया होगा। इट मींस हम क्या करेंगे, हम नए वाले टाइम पीरियड के लिए हम पहले वाले टाइम पीरियड जो कि 24 आवर्स है उसको 16 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1.5 आवर्स। सो दैट इज प्रेजेंट इन द चार्ली। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता तो उसकी रोटेशन की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। मास का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाफ ऐसे ही रहेगा, और v का ओमेगा। तो इस तरह से आप कोई भी बच्चों याद रखिएगा, आप
कोई भी ट्रांसलेशनल जो इक्वेशन है, ट्रांसलेशनल मोशन को जो रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको आप उसके एंगुलर मोशन के हवाले से आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो एंगुलर काउंटर पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके। सो इट्स अ वेरी सिंपल वन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब चलते हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप अपने पहले लेक्चर में आपसे हुप की, डिस्क की, रॉड की, स्फीयर की बात की थी। दिस इज रॉड की, हुप की, डिस्क की, रॉड की, स्फीयर की बात की थी। हुप की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। हुप का हो गया, डिस्क का हो गया, रॉड का हो गया, स्फीयर का हो गया। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं ताकि आप आसानी से याद कर सकें, आपको कभी कोई मसला ना हो। तो आप देखिए, मैंने इन सब के साथ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, मगर ये क्या, मैंने इन सब के साथ के लिखा हुआ है। अब ये के क्या चीज है, ये क्या चीज है, अगर ये में पता चल जाती है, हम उसकी वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं तो हम आसानी से इन सब के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, के बेसिकली इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट अपीयर हो रहा है एम आर स्क्वायर के साथ, उस कांस्टेंट को के कहते हैं। जैसे अगर मैं हुप की एग्जांपल लूं तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो उसके साथ क्या चीज अपीयर हो रही है, 1। इसका मतलब इसके लिए के 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या होगी, हाफ के की जगह 1 आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर। और बड़े मजे की बात, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर मैं हुप की बात करूं तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी हुस्ने इत्तेफाक हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन एंटी टेस्ट में बहुत दफा आ चुका है, दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप। तो चूंकि दोनों की वैल्यू सेम होती हैं तो दोनों कट हो जाएंगे, जवाब क्या आएगा, 1:1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर मैं डिस्क की बात करूं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप का हाफ होता है, तो यहां पे के की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने यहां पे प्लेस की, मेरे पास जवाब आ गया 1/4 एम बी स्क्वायर। मैं यहां पे प्लेस करूंगा तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से हम लोग हर एक दफा डिफरेंट हुप के लिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, हम इन सब के लिए, स्फीयर के लिए, हम इन सब के लिए इनके के की वैल्यू को पेश नजर रखकर इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल कर हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं रोटेशनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो मैंने ये आपके लिए सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर हमारी बुक में एफएससी में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। पेपर में जस्ट आप ये याद रखिए कि आपको इसके बारे में इससे पूछा जा सकता है। तो स्पीड ऑफ द हुप rolling down from an inclined plane at reaching bottom, तो that is under root GH है। और अगर मैं डिस्क की बात करूं तो under root 4 GH over 3 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वो कम से कम वेलोसिटी जो कि किसी भी सैटेलाइट को चाहिए टू पुट इट इनटू एन ऑर्बिट, इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी टू पुट द सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट, इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर होगा। g की वैल्यू अगर मैं प्लेस करूं, r की वैल्यू प्लेस करूं, आई गेट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड और 84 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, और आई कैन राइट डाउन 5060 सेकेंड्स, इसको लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स विल दिस, अगर मैं बात करूं 40,000 किलोमीटर पर आवर के हवाले से अगर जाए तो हमारे पास वेलोसिटी जो बनती है that is 11 kilometer per second. This is what? This is basically that v is equal to escape velocity. Satellite will move tangent at that point to the circle, which means that कि अगर escape velocity हम उसको दे देते हैं, जो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है, मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, अगर ये वेलोसिटी होगी, escape velocity जो होती है, तो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ी थी, तो क्या होगा, जो सैटेलाइट होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करती हुई, इट विल मूव आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अगर हमारे पास स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आ रहा हो तो याद रखिएगा ऑर्बिट क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एंटीडेस में पूछे जा सकते हैं। और अगर 30,000 किलोमीटर पर आ रहा हो तो हमारे पास तो ऑर्बिट जो होगा वो एलिप्टिकल होगा। क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की बात की जाए तो याद रखिएगा क्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट होता है, वन कैन फाइंड हिज लोकेशन विद इन 10 मीटर ऑफ एक्यूरेसी। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। स्टूडेंट अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहमियत रखने वाले टॉपिक की तरफ।
हमारे मेरे इस लेक्चर का सबसे क्लास का टॉपिक है ये, दैट इज रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल एंड अपेरेंट वेट ये वो टॉपिक है जिसे एफएससी में सिर्फ जाहिरी तौर पे पढ़ा जाता है। आज मैं आपको इसका फैक्ट बताऊंगा, हकीकत में चीज क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले एक टर्निंग पॉइंट से। व्हाट इज मेंट बाय रियल वेट? रियल वेट क्या है? तो याद रखिएगा, रियल वेट होता है W इज इक्वल टू mg, जिसका मतलब ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक बॉडी के मास पे और दूसरा द वैल्यू ऑफ g पे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या दुनिया में हर जगह g एक जैसा है? नहीं ना। तो पता चला कि रियल वेट भी जगह जगह जैसे जैसे मूव करेंगे g चेंज होगा तो रियल वेट भी चेंज होगा। तो मेरा दूसरा सवाल यही था, कैन रियल वेट ऑल्सो चेंजेस? यस। यहां से हमारा स्टार्ट होता है। मैं पहले बुक से थोड़ा सा हटके पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारी किताब से हटके क्वेश्चंस आते हैं। तो W इज इक्वल टू mg रियल वेट के हवाले से मैंने आपके लिए यहां पर सबसे पहले रखा हुआ है कि सपोज करें, अगर आप क्या कर रहे हो, हम अगर कोई शख्स सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव करता, सपोज करें मैं अर्थ की बात कर लेता हूं, ये अर्थ है स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने इसको एक स्फीयर के तौर पे ड्रॉ किया है, लेकिन हकीकत में द अर्थ इज लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि दर हकीकत अर्थ एक पिचके हुए बॉल की तरह होती है जिसका रेडियस थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता। तो आइए देखते हैं, जी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, GM ओवर आर स्क्वायर, जो अक्सर हमें हमारे टीचर करवाते थे, गुलाम मोहम्मद डिवाइडेड बाय रसूल का स्क्वायर। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, जी इज इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर। देखिए जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस, अब आप कहेंगे रेडियस भी तो कांस्टेंट है, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि अगर मैं अर्थ को हकीकत में ड्रॉ करूं, इट्स नॉट अ स्फीयर, इट इज जस्ट लाइक अगर किसी फुटबॉल को पिचका दिया जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब अगर कोई शख्स यहां पर मूव करता है तो याद रखिएगा हर पॉइंट पर उसका रेडियस एक जैसा नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा। यहां पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम होता जाएगा, और यहां पे सबसे कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। तो आज हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स जमीन की सरफेस पर भी मूव करे, वो दूर भी ना जाए, सरफेस पर ही सिर्फ मूव करे, तो आर चेंज होगा, और आर चेंज होगा तो अगर आर चेंज होगा तो जी चेंज होगा, और अगर जी चेंज होगा तो फिर रियल वेट चेंज होगा। तो आइए देखते हैं, ये पॉइंट जहां पे रेडियस मैक्सिमम है, इस पॉइंट को इक्वेटर का नाम दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको आर इक्वेटर लिखा। ये पॉइंट जहां पे रेडियस सबसे कम है, इसे हम पोल का नाम देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल आप जानते हैं, इस रेडियस को आरपी का नाम दिया। अब आप मुझे बताइए कौन सा रेडियस बड़ा? देखिए कौन सा रेडियस बड़ा, तो आइए देखते हैं, एज इवन ऑन अर्थ आर चेंजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्योंकि आप जब इक्वेटर पर होंगे तो आर मैक्सिमम होगा, और जब आर मैक्सिमम होगा तो जी क्या होगा? जी क्या होगा बोलो? बिल्कुल मिनिमम होगा। और जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो आर डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे आर डिक्रीज करता जाएगा जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रियल वेट भी बढ़ता जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट इक्वेटर एज आर इज इक्वल टू मैक्सिमम, सो जी इज इक्वल टू मिनिमम, एंड हेंस रियल वेट विल बी मिनिमम बट नॉट जीरो। जीरो नहीं होगा लेकिन मिनिमम होगा। और अगर मैं पोल की बात करूं तो याद रखिएगा आर मिनिमम होता है, सो जी मैक्सिमम होगा, एंड हेंस रियल वेट विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अमूमन एफएससी में पढ़ा नहीं होता, एंटी टेस्ट में हम आपको ये सिखाते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया। अब बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ किसको कहते हैं? डेप्थ से मुराद ये कि अगर कोई शख्स जमीन के सेंटर की तरफ मूव करे और मूव करता हुआ वो कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल करे तो वो डेप्थ की तरफ जा रहा है। तो याद रखिएगा डेप्थ की तरफ जब भी वो जाएगा तो हम जो रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज जी विद डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। अब सपोज करें डी आर बाय 2 के बराबर है, मुराद ये कि मैं यहां से चलता आया और मैंने डी इज इक्वल टू आर बाय 2 कवर किया। आइए वैल्यू प्लेस करते हैं, क्या होता है जी, मैं डी की जगह आर बाय 2 प्लेस करूंगा, ये आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 2। आप सब जानते हो 1 में से हाफ जाए तो हाफ रह जाता है, जवाब आया जी बाय 2। इसका मतलब मजे की बात ये है कि जब आप डेप्थ की तरफ जा रहे हैं तो जी क्या कर रहा है? बोलें जी क्या कर रहा है? जी डिक्रीज कर रहा है। और अगर जी डिक्रीज कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि रियल वेट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर मैं सेंटर पर आ जाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर पर, तो आप यहां पे जो ही
आर पुट करेंगे तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0 जाएगा, तो आपके पास जी की वैल्यू 0 जाएगी, रियल वेट 0 जाएगा, तो पता चला द रियल वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों ने याद रखना है। तो एट सेंटर ऑफ द अर्थ रियल वेट इज 0 बिकॉज जी बिकम 0। स्टूडेंट्स, यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वही 9th क्लास वाला विद एल्टीट्यूड। ये तो आप सबको फिंगर टिप्स पे होगा, GM/R + H होल स्क्वायर के। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो आप सब जानते हैं ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो ये फैक्टर कम होता जाएगा। तो विद इंक्रीज इन हाइट जी डिक्रीजेस एंड हेंस रियल वेट डिक्रीजेस। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए कि रियल वेट जो है, अभी मैंने बुक का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया रियल एंड अपेरेंट वेट, ये मैंने आपको वो बातें बताई जो हमारी बुक में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। कहां से जा रहा है? इक्वेटर। अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। आप सब जानते हैं ये इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया? ये पोल हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगर वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा होगा तो रेडियस क्या कर रहा होगा? रेडियस डिक्रीज कर रहा होगा, और अगर रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो जी इंक्रीज कर रहा होगा। रियल वेट क्या होगा? रियल वेट विल इंक्रीज, सो बीटा इज द ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमूमन बच्चे इसका जवाब अजीबोगरीब भी देते हैं। पर्सन मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हिज रियल वेट। तो बच्चे फौरन कहेंगे भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव कर रहा तो फिर तो उसका वेट चेंज नहीं होना चाहिए, इट विल रिमेन द सेम। तो हम ये बात इस पीछे वाली पूरी स्लाइड में हमने यही बात बारहा देखी कि जनाब अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ पर भी मूव करेगा तो आर के चेंज की वजह से उसका रियल वेट चेंज होगा। इसका मतलब हिज वेट मस्ट चेंज, इंक्रीज कर सकता, डिक्रीज कर सकता। एक और क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रियल वेट बिकम 0। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे रियल वेट 0 जाता है, दैट इज सेंटर ऑफ अर्थ। इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अब आया एक बहुत क्लास का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आमतौर पे जिसे कहा जाए लोग मैथमेटिकली समझाते हैं, मैं आज आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना। क्वेश्चन ये है, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इसका मतलब अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर जाए तो फिर रियल वेट एक पर्सन का क्या होगा? अब याद रखिएगा, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए गिरोहे जिन्नवंश, तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला का करम क्या है कि अल्लाह ताला ने जमीन को उसके एक्सिस के गिर्द रोटेशन पर लगा रखा है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ग्रेविटी प्रोड्यूस करना हरगिज नहीं है। इसका मकसद बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए, सपोज करें यहां पर आप हैं और आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है विद ग्रेविटी, सपोज करें 10,000 न्यूटन की फोर्स है। अब ये बहुत बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी फोर्स की वजह से आपका चल पाना ही बड़ा मुश्किल है, कदम उठाना ही बहुत मुश्किल होगा, आप तो स्टिक कर जाएंगे अर्थ के साथ। तो आपको बहुत बड़ी एनर्जी जाया करनी पड़ेगी मोशन के लिए। अल्लाह ताला ने जमीन को उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा कर क्या किया हुआ है कि आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज, सपोज करें यहां पे मैं कोई भी बॉल रख दूं और ये अगर स्फीयर अचानक रोटेट करे तो ये बॉल कहां जाएगा? ये आउटवर्ड जाएगा। इसका मतलब ये कि जब आप यहां पर थे तो इस रोटेशन की वजह से आप पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करिए स्पीड ऑफ रोटेशन पर। अल्लाह ताला ने स्पीड ऑफ रोटेशन ऐसी सेट कर रखी है कि सपोज करें ये आपके पास 5000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब 10,000 में से 5000 न्यूटन जब जाएगा तो सिर्फ 5000 न्यूटन रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के करम से इस रोटेशन की वजह से हमारा जो वेट अपीयर हो रहा है वो 10,000 नहीं है बल्कि सिर्फ 5000 है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली हमारे लिए जहां पे चलना आसान है। अब खुद ही सोचिए कि अगर ये रुक जाए और रोटेशन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगी, तो फिर मुकम्मल तौर पे असल ग्रेविटी एक्ट करेगी तो हमारा वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो इसका जवाब क्या होगा? इट विल इंक्रीज। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर दिन दोबारा बताता हूं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ पर्सन विच मिनिमाइजेज एफ एंड हेंस नेट फोर्स डिक्रीजेज, बट इफ अर्थ स्टैंड स्टिल, तो याद रखिएगा हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 0 जाएगी और फोर्स एक्ट्स कंप्लीटली, सो रियल वेट इंक्रीजेज अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि अगर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारा रियल वेट कम होने लग जाएगा क्योंकि बाहर वाली फोर्स बढ़ने लग जाएगी और नेट फोर्स कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, अब आते हैं द टॉपिक ऑफ द रियल एंड अपेरेंट वेट विच इज इन आवर टेक्स्ट बुक इज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच व्हेन मूव
within such a height where g remains same, then due to the accelerated motion an apparent change occurs in the weight which is known as apparent weight. तो याद रखिएगा, जमीन से हम एक बहुत बड़े डिस्टेंस पे जाएं तो फिर कहीं जाके जी में वाकई कोई बहुत बड़ा चेंज आता है अप्रिशिएबल, तो उसके अंदर अंदर कोई लिफ्ट मूव कर रही हो या हम मूव कर रहे हो जहां पे जी कांस्टेंट रहे, तो अब लिफ्ट की अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सलेशन की वजह से जो अपेरेंट वेट में जो चेंज आता है उसे हम लोग रियल एंड अपेरेंट वेट के हवाले से टॉपिक को देखते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, इफ एलिवेटर इज असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब वो ऊपर जा रही है, विद एन एक्सलेशन ए, तो हम क्या रिलेशन लिखते हैं, टी अपेरेंट वेट, टी अपेरेंट वेट है यहाँ पे, रियल वेट में प्लस करेंगे एम ए को, इसका मतलब अपेरेंट वेट बड़ा होगा किससे, रियल वेट से। अगर आप अपवर्ड मूव करें और एक्सलेटेड मोशन आपके पास है, इसे टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए भी लिखा जा सकता है। इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। इफ ड्यूरिंग असेंडिंग ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर ब्रेक्स को अप्लाई किया जाए, अब होता ये है कि बच्चा अब आंखें बंद करके, यहां तक तो हमारी टेक्स्ट बुक है, हम बच्चा आंखें बंद करके ये मान लेता है कि जब भी अपवर्ड जा रहा हूंगा एक्सलेशन होगी तो अपेरेंट वेट रियल वेट से बड़ा होगा। ये देखिए, ये तब था जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी और एक्सलेशन आपके पास पॉजिटिव थी, लेकिन अगर ऊपर जा रहे हो मगर ब्रेक्स लगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एक्सलेशन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। जो ही आप ए माइनस ए पुट करेंगे तो यहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसका मतलब अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाएगा। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपने याद रखना। सेकंड केस की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है, बाय वन गेट वन फ्री। डिसेंडिंग का मतलब डाउनवर्ड आना है, तो डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, ये माइनस है, जी माइनस ए, तो इसका मतलब अपेरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट से कम होगा। इसका भी स्पेशल केस वही है कि अगर ब्रेक्स लगे तो फिर क्या होगा, ब्रेक्स लगेंगे तो इनवर्स प्रोसेस हो जाएगा, माइनस यहां पर भी आ जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। केस 3 की तरफ चलते हैं। इफ एलिवेटर फॉल्स फ्रीली विद एन एक्सलेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉल करेगी तो आप चूंकि नीचे आ रहे हैं तो एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, इसे वेटलेसनेस का नाम दिया जाता है। केस 4 जो कि हमारी बुक में फर्स्ट केस है, मैंने इसको लास्ट में बताया कि अगर एक्सलेशन ही नहीं है जिसका मतलब कांस्टेंट है वेलोसिटी, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो याद रखिएगा फिर कोई भी हमारे पास चेंज नहीं होगा, अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा। क्यों, उसकी बुनियादी वजह, क्योंकि आप ये देखिए यहां पर भी अगर मैं एक ही जगह जीरो लिख दूं और यहां पे अगर मैं एक ही जगह जीरो लिख दूं तो हमारे पास टी इज इक्वल टू एम जी ही आएगा। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड सच दैट इट मूव्स विद एन एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2g। व्हाट विल बी द रियल वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मैस m इन इट। अब मजे की बात ये है, टेक्निकल वर्ड उसने बोला रियल वेट, देखिए रियल वेट w इज इक्वल टू एम जी होता, तो ये तो आप अगर निकालेंगे भी तो अपेरेंट वेट होगा, इसका मतलब जवाब क्या होगा, डेल्टा। रियल वेट w is equal to mg, as neither m nor g are changing, so it means real weight will not change. Students, इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखते हैं। वेटलेसनेस इन सेटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। आप सब जानते हैं चूंकि जो सेटेलाइट्स होती हैं वो ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रही होती हैं, उसमें एक्सलेशन जी के बराबर होती है। अभी हमने इसका केस देखा था कि अगर कोई भी चीज एक्सलेशन जी के बराबर हो, इट जस्ट सीम्स टू बी फॉलिंग फ्रीली, तो उसमें क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा, अपेरेंट वेट वेटलेसनेस आ जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है कि आप एक सैटेलाइट को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला 1/2π√gr, ये आपने याद रखना है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या ऑर्बिट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट जमीन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करे कि जमीन के साथ, जमीन की स्पिन मोशन के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाए और जमीन 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करे, वो भी 24 घंटे में, तो ऐसे लगेगा कि वो जमीन के लिहाज से स्टेशनरी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो याद रखिएगा फिर सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर होगा, अर्थ का भी 24 आवर होगा। इसका रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो चूंकि ये एक ही ऑर्बिट है, एक ही रेडियस है, जिसकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होता। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आप सब जानते हैं मिनिमम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं टू कंप्लीटली कवर अप द अर्थ, क्योंकि उनमें से हर कोई 120 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर कर सकती है, टोटल 360 डिग्री बनता।
इंटेलसैट में 126 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करी है। इंटेलसैट 4 की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज है। हेडलाइट की जो कैपेसिटी ऑफ 30,000 टू वे कॉल्स है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने खुद भी रीड करने। न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन में ज़्यादा चीज़ आपसे पूछी नहीं जा सकती। न्यूटन तो हम बचपन से पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, आप सब जानते हैं। ये रिलेशन मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ दैट, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आइंस्टाइन क्या कहता है? आइंस्टाइन कहता है दैट स्पेस टाइम इज कर्व्ड, which means body and the light rays move along the geodesics। और सोलर एक्लिप्स हुआ था 1919 में, इज क्लोज एग्रीमेंट विद आइंस्टाइन्स व्यू। स्टूडेंट्स, इज ऑल वी हैव टू डिस्कस टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।